अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद जाकिर हुसैन। मिशन एकेडमी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। साथियों, आज ये हमारा 16वां क्लास है और इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ज़बान की तदरीस के मसाइल का तीसरा क्लास, यानी छठा चैप्टर का तीसरा क्लास देखेंगे। और उसमें जो हम लोग देखेंगे वो है ज़बान की मुश्किलात, गलतियाँ और नुकाइस। पहला टॉपिक ये होगा। दूसरा टॉपिक हमारा होगा खुसूसी आमोदशी नाकामियाँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्फेजिया वगैरह वगैरह। इन तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे कि बच्चों के अंदर क्या क्या नुक्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं, क्या क्या परेशानी या मुश्किलात उनके सामने आता है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में ये तमाम टॉपिक को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इस पर फिर हम ऑनलाइन टेस्ट दे करके प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़बान की मुश्किलात, गलतियाँ और नुकाइस, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर्स इसको कहा जाता है। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है खुसूसी आमोदशी नाकामियाँ। क्या है? खुसूसी आमोदशी नाकामियाँ यानी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, जो खास डिसेबिलिटीज होते हैं बच्चों के लर्निंग प्रोसेस में, उन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बच्चों में पाए जाने वाली एक ऐसी मुश्किलात है जो किसी भी बच्चे, चाहे वो औसत हो या आला दर्जे की ज़हनी और तख्लीकी सलाहियत वाला हो, किसी में भी पाई जा सकती है। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कम ज़हीन बच्चा हो या औसत दर्जे का बच्चा हो, सिर्फ उसी में ये डिसेबिलिटीज़ पाई जाएंगी, ऐसा नहीं है। बल्कि ये किसी में भी आला दर्जे की ज़हनी और तख्लीकी सलाहियत वाले बच्चे भी हैं तो उनके अंदर भी ये क्या होता है, पाया जाता है, पाया जा सकता है। ठीक है, इसका बच्चे की ज़हनी सतह से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जहन अगर किसी बच्चे का अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो भी उसके अंदर ये खामियां पाई जा सकती हैं, ये डिसेबिलिटीज़ पाई जा सकती हैं। या फिर अगर कुंद जहन बच्चा है, एवरेज बच्चा है, उसके अंदर भी ये क्या है, खामियां पाई जा सकती है, डिसेबिलिटीज़ पाई जा सकती है। इनका ताल्लुक ज़बान को समझने और इजहार दोनों से होता है। इसमें बच्चे ज़बान सीखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ज़बान को समझने के बाद उनको बोलने में भी परेशानी आती है। ठीक है, इस किसमें, डिसेबिलिटीज़ में। तो इसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, कौन कौन सी दुश्वारी उसके सामने आती है, उन तमाम को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, डिसलेक्सिया, जिसे हम एलेक्सिया भी कहते हैं। डिसलेक्सिया को क्या कहते हैं, एलेक्सिया भी कहते हैं। इसके बाद सबसे पहले है डिसलेक्सिया, जिसे हम अलेक्सिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों के पढ़ने में परेशानी होती है। किस चीज में परेशानी होती है, पढ़ने में। इसमें क्या लिखा गया है, इस दुश्वारी का ताल्लुक पढ़ने यानी खानदगी से है, पढ़ने यानी खानदगी या रीडिंग से है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक बात याद रख लीजिए, डिसलेक्सिया यानी रीडिंग से ताल्लुक रखता है। डिसलेक्सिया किससे ताल्लुक रखता है, रीडिंग से ताल्लुक रखता है। इसमें क्या है, पढ़ने में परेशानी होती है। इसकी वजह से बच्चे को पढ़ने, लिखने, हिज्जा और बोलने में दुश्वारी होती है। वह हरूफ और अल्फाज की सही नकल नहीं कर पाता। अब पढ़ने लिखने की बात यह है तो इसको ऐसा नहीं ले लीजिएगा कि लिखने में भी नहीं, पढ़ना लिखना मतलब एक ही लफ्ज यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, लिखने के लिए अलग है डिस्ग्राफिया। ठीक है, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। डिस्ग्राफिया उसको बोलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पढ़ने लिखने का मतलब ये लिखना अलग से नहीं है। इसमें पढ़ने का मतलब यहाँ सिर्फ लिखा होना चाहिए, पढ़ने में, हिज्जा में और बोलने में दुश्वारी होती है। तो ये चीज है। ठीक है, तो इस चीज को समझ लीजिएगा आप। उसके बाद क्या है, बच्चा क्या करता है, हरूफ और अल्फाज की सही नकल नहीं कर पाता है। जो लिखा हुआ है, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, या बच्चों के सामने जो किताब होती है, उसमें क्या करता है, वो जो लिखी हुई इबारत को वो सही से नहीं पढ़ पाता है। उसमें क्या करता है, गलती करता है और बहुत ज्यादा गलती करता है। बात समझ में आ गई। अब हम जैसे क्या कहते हैं, छोटी सीन है यार, यानी बगैर नुक्ते वाली सीन और बड़ी सीन में फर्क नहीं कर पाता है।
जैसे कि ऊपर के लाइन में हम देखें कि इस वजह से बच्चे को पढ़ने लिखने, हिज्जे और बोलने में दुश्वारी होती है, तो यहाँ पर वो ये भी कह सकता था इस वजह से बच्चे को पढ़ने लिखने, हिज्जा और बोलने में दुश्वारी होती है। मतलब बड़ी सीन की जगह छोटी सीन, जिम की जगह जे, कुछ भी बोल सकता था, ठीक है, बोलता है उसमें। तो ये जो बीमारी है या ये जो नुक्स है बच्चे के अंदर, इसी को कहते हैं डिसलेक्सिया। जैसे जिम और जे में फर्क नहीं कर पाता है, काफ और काफ में फर्क नहीं कर पाता है। जैसे अगर काफ से यानी छोटी काफ से लिखा हुआ है कमर, तो उसको बड़ी काफ से भी बच्चा पढ़ सकता है। सुबह को सुबह भी पढ़ सकता है, ठीक है, और सुबह को सुबह भी पढ़ सकता है। तो इस तरह से हिज्जे में गलती होती है, वो हरूफ को नहीं सही से पहचान पाता है, उसको पढ़ने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर पहचानता भी हो तो पढ़ नहीं पाता है सही से, ठीक है, ये चीज है। तो ये समझ में आ गया कि सबसे पहले डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने में परेशानी होती है, और डिसलेक्सिया का दूसरा नाम क्या है, अलेक्सिया भी है। अ माने अंग्रेजी में नहीं होता है, ठीक है, अ माने, और डिस उसी माने में आता है नहीं के माने में। तो अ और डिस जो है क्या है, एक दूसरे का मुतरादिफ है, सिनोनिम्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, डिसलेक्सिया कहिए या एलेक्सिया कहिए, दोनों एक ही चीज है। बस इसमें याद रखना ये है, तीन चीज याद रखना है, या तो पहला डिसलेक्सिया, उसी को एलेक्सिया कहते हैं, और तीसरा इसमें क्या होता है, पढ़ने में परेशानी होती है बच्चों को, ठीक है, ये पढ़ने से ताल्लुक रखता है। तो पहला खत्म हो गया डिसलेक्सिया। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा मैं आपको, और उम्मीद है कि आप लोग भी मेहनत करेंगे इस पर। उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास, डिसकैलकुलिया। देखिए इस लफ्ज से ही आपको देख लेना है कि इसमें क्या कहा गया। हम हमेशा कैलकुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, चूंकि आप बीएड या डीएलएड फाइनल करके आ गए हैं यहाँ, तो जाहिर सी बात है कि हजार मर्तबा आपके पास कैलकुलेशन लफ्ज आया होगा। क्या, कैलकुलेशन लफ्ज। कैलकुलेशन क्या करते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, ठीक है, हिसाब किताब से रिलेटेड होता है। तो यही चीज है, अ माने क्या होता है, नहीं होता है, और कैलकुलेशन का क्या मतलब होता है, हिसाब किताब। तो अ कैलकुलेशन या अकैलकुलिया का मतलब होता है, ए कैलकुलिया का मतलब कि हिसाब किताब नहीं, यानी निगेटिव में आ रहा है, ये माना आ रहा है कि नहीं। अ माने नहीं होता है, कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, हिसाब किताब करना, यानी हिसाब किताब नहीं के मामले में आता है। तो इसमें हम डिटेल में अभी समझते हैं। इस दुश्वारी में क्या होता है, अकैलकुलिया में क्या होता है, या डिसकैलकुलिया में क्या होता है, ताल्लुक रियाजी और हिसाब किताब से। रियाजी का मतलब होता है मैथमेटिक्स से, कैलकुलेशन से, ठीक है, और हिसाब किताब का मतलब वही हो गया मैथमेटिक्स। इस दुश्वारी की वजह से बच्चों में रियाजी के सवालात यानी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो हैं, वक्त के तसव्वुरात का ना समझ पाना, और ज़र के इस्तेमाल से यानी रुपया पैसे के इस्तेमाल से मुताल्लिक मुश्किलात पैदा हो जाती है। यानी कुल मिलाकर के इसमें यह कहा गया है कि मैथमेटिक्स और हिसाब किताब से मुताल्लिक परेशानी होती है, किसमें, डिसकैलकुलिया में। डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलिया से आप याद रखिएगा, कैलकुलिया से कैलकुलेशन से कैलकुलिया, और डिस लगा दिए तो नहीं, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड परेशानी होती है, और कैलकुलेशन होता है मैथमेटिक्स में, हिसाब किताब में, ठीक है। इसमें सिमतों के इस्तेमाल में भी उनसे अक्सर गलतियां होती हैं। यानी बच्चों से क्या होता है, अगर आप इसमें पूछ लें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के बारे में कि कहीं बच्चा जा रहा है, जैसे किसी जगह पर उसको जाना है, भेजना है, तो आप बताते हैं कि उस जगह जाना, वहां पश्चिम में ये चीज होगा, पूरब में ये जगह, वो वहां पर समझ नहीं पाएगा कि पूरब किधर है पश्चिम किधर है। या इस बच्चे से ये भी पूछिए आप कहीं के बारे में, सिमत के बारे में कोई भी सवाल कीजिए, तो वो सही से नहीं बता पाएगा। तो कहाँ ये परेशानी होती है, मतलब किस तरह के बच्चों में ये परेशानी होती है, जो डिसकैलकुलिया से ग्रसित होते हैं, जो डिसकैलकुलिया से माजूर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बच्चों में कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। ये चीज समझ में आ गया। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था डिसलेक्सिया, जिसमें पढ़ने से मुताल्लिक बात होती है या परेशानी होती है, और दूसरा था डिसकैलकुलिया। अब ये तो आप समझ गए कि डिसकैलकुलिया में क्या होता है। तीसरा भी इसी से मुताल्लिक है, इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा हट करके है, जो हमने आपको पहले बताया था, पढ़ने लिखने की बात जहां पर हुई थी। तो पढ़ने लिखना एक साथ है, यानी वो पढ़ने का माना में था, यहाँ पर लिखना स्पेशल है, ठीक है। लिखने के बारे में हम बात करेंगे, जिसको कहा जाता है डिसग्राफिया। ग्राफ क्या होता है, आप मैथमेटिक्स में बनाए होंगे ग्राफ पेपर, इस तरह का होता है।
इस तरह से ग्राफ पेपर होता है, ठीक है। उस पर हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पर क्या करते हैं, हम लिखते हैं या फिर इमेज वगैरह बनाते हैं, हाँ ठीक है, किसी चीज को दर्शाते हैं। तो यही चीज कहा गया है कि लिखने में जो है परेशानी होती है, इस दुश्वारी का ताल्लुक लिखने यानी तहरीर करने से है, राइटिंग करने से होता है। इसकी वजह से हुरूफ, अल्फाज और जुमले को लिखने में हिज्जा और ख्यालात को मुनज़्ज़म करने में मुश्किल होती है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें लिखने में परेशानी महसूस करते हैं। इस तरह से माजूर बच्चे या इस तरह से ग्रसित बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ग्राफिया के, जिस बच्चे में डिस्ग्राफिया से मुताल्लिक नुक्स पाया जाता है वो बच्चे लिखने में परेशानी महसूस करते हैं। और डिस्ग्राफिया को दूसरे लफ्ज में क्या कहते हैं, अग्राफिया भी कहते हैं, अग्राफिया भी कहते हैं। ग्राफ का मतलब लिखने से हो गया, आप याद रखिएगा, ठीक है। और फिर डिस और ए का माना तो आपको मालूम ही है। तो आपको समझ में आ गया कि डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं, डिस्कैलकुलिया किसे कहते हैं, और क्या था पहला, डिसलेक्सिया था। सबसे पहले क्या था, डिसलेक्सिया किसे कहते हैं, डिस्कैलकुलिया किसे कहते हैं, और डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं। तो डिसलेक्सिया में पढ़ने से मुताल्लिक परेशानी थी, डिस्कैलकुलिया में क्या था, हिसाब किताब से मुताल्लिक, रियाजी से मुताल्लिक यानी कैलकुलेशन से रिलेटेड यहाँ प्रॉब्लम होता है बच्चों को। और इसके अलावा डिस्ग्राफिया में लिखने से मुताल्लिक क्या होता है, परेशानी। अब आप कहेंगे कि हिसाब किताब में भी तो लिखना होता है, लेकिन हिसाब किताब में क्या है, जहन का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो यहाँ इसमें कहा गया है कि बच्चे जहनी तौर पर ज्यादा क्या होते हैं, इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्कैलकुलिया। जबकि लिखने में चाहे वो किसी भी तरह के अल्फाज हो या पैराग्राफ हो, अगर लिखने में परेशानी हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं। बताइए कोई परेशानी इन तीनों में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिस्फेजिया या अफेजिया, ठीक है, डिस्फेजिया या अफेजिया किसे कहते हैं, तो इसको एक याद रखने की चीज है, ये भी कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, आसान सा है, डिस्कैलकुलिया और डिस्ग्राफिया की तरह। इसका ताल्लुक क्या है, लिसानी महारतों यानी जबान की महारत से होती है, और बिलखुसूस तफहीम से होता है। यानी बच्चा किसी भी चीज को अगर सुनता है, अगर हम पढ़ा रहे हैं या आप बोल रहे हैं या कोई किसी बात को बच्चा सुन रहा है तो सुन तो लेता है लेकिन समझने में उसे परेशानी होती है, तो उसी को बोलते हैं डिस्फेजिया। बच्चे को अगर सुनने के बाद समझने में जहां परेशानी होती है तो उस माजूरियत को क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया बोलते हैं, या उस नुक्स को क्या बोलते हैं, अफेजिया या डिस्फेजिया बोलते हैं। बच्चा सुनी हुई बात या पढ़ी हुई बात का मतलब नहीं समझ पाता है। समझ में आ गया आपको कि बच्चा क्या करता है, इसमें बात तो सुन लेता है लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि क्लासरूम में किसी बच्चे के बारे में अगर बोला जा रहा है, वो सुन रहा है, आराम से सुन रहा है, कभी कभी मजाक भी बनता है उसका, लेकिन वो बात को उस वक्त समझ नहीं पाता है, इसलिए वो खामोश रहता है। तो उसको क्या कह सकते हैं हम, डिस्फेजिया से ग्रसित है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि कभी कभी ऐसा हो रहा है तो वो डिस्फेजिया है उसके अंदर, नहीं, बल्कि बारहा अगर उसके अंदर इस तरह की बातें देखी जा रही है, इस तरह से बच्चा कर रहा है, तो समझा जा सकता है कि डिस्फेजिया है, ठीक है। तो अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि उसका इलाज कैसे होगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इलाज, इन तमाम जो नुक्स है, नुकाइस है, इनके का इलाज कैसे होता है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है, बच्चा रवानी से बोल भी नहीं पाता है, किसमें, डिस्फेजिया में। एक तो बात को समझ नहीं पाता है और बहुत आसानी से जैसे आम बच्चे बोलते हैं उस तरह से वो बोल भी नहीं पाता है, गुटुक गुटुक कर बोलेगा। उसके अलावा क्या है, बोलने में उसके पास अल्फाज का जखीरा भी नहीं होता क्योंकि वो कम बोलता है, इसलिए, ठीक है, वो बातों को समझ ही नहीं पाता है, तो उसके पास न बोलने का मौका मिलता है, न उसके पास अल्फाज का जखीरा होता है, जो आगे चल करके बहुत ही नुकसानदेह होता है उस बच्चे के लिए। अल्फाज का माना नहीं समझ पाता है, अल्फाज का माना नहीं समझ पाता है, काम करने के हिदायत और उन पर अमल करने में नाकाम होता है। अगर मुअल्लिम यानी उस्ताद क्लासरूम में कोई काम दे रहा है तो उस पर क्या है, वो बच्चा उसको उस काम को भी नहीं समझ पाता है, उस पर क्या है, वो उस काम को मुकम्मल भी नहीं कर पाता है सही वक्त पर। इसलिए इस तरह के बच्चे को क्या कहते हैं, ये डिस्फेजिया से माजूर है, ठीक है। ऐसा अगर कभी कभी देखा जा रहा है, अचानक से जैसे क्लासरूम में कोई बच्चा देर से आ रहा है तो अचानक आए रहता है, तो उस वक्त अगर कोई काम कहते हैं तो ऐसा होता है कि बच्चे नहीं समझ पाए, क्योंकि वो जहनी तौर पर उस वक्त क्लासरूम में मौजूद नहीं होता है, तो उस वक्त नहीं समझ पाता है। तो ऐसा नहीं कि वो डिस्फेजिया से परेशान है या डिस्फेजिया से वो क्या है,
माजूर है, बल्कि अगर एक नॉर्मल बच्चे की तरह वो भी क्लासरूम में है और बार बार वो बातों को नहीं समझ पा रहा है या किसी काम पर वो किसी काम को पूरा नहीं कर पा रहा है या किसी हिदायत पर वो अमल नहीं कर पा रहा है, बारहा उसके साथ ऐसा होता है, तब वो बच्चा क्या है, डिस्फेजिया से माजूर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एक आखिरी क्या है, डिप्रेक्सिया या उसी को अप्रेक्सिया बोलते हैं। इसका ताल्लुक हरकी महारतों से होता है। हरकी महारत का मतलब होता है हाथ पैर का इस्तेमाल, ठीक है, या किसी भी आज़ा का इस्तेमाल करने से होता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को अगर कोई काम करना है, जैसे लिखना ही है, तो लिखने में वो क्या करता है, उंगलियों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है, वो हाथ का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है या उसके हैंडराइटिंग सही नहीं हो पाती है, तो इसी के बारे में इसमें कहा जाता है डिप्रेक्सिया में। तो लफ्ज के साथ आप सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, किस महारत से ये ताल्लुक रखता है, तो हरकी महारत यानी मोटर स्किल से ताल्लुक रखता है। इसमें क्या करता है, बच्चा जो है उंगली, हाथ और आंखों के दरमियान रब्त कायम नहीं कर पाता। यही चीज मैंने आपको कहा कि बच्चों को क्या है, जैसे अगर हम लिखने का काम दे रहे हैं तो वो सही से लिख नहीं पाएगा, वो सही से कलम नहीं पकड़ पाएगा, पेंसिल नहीं पकड़ पाएगा। बच्चों को अगर बटन लगाना है यानी छोटा मोटा भी काम करना है तो वो सही से नहीं कर पाता है। हाथ की महारत और तवाजुन में उसके साथ क्या होता है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है, उसे मुश्किल आती है। ठीक है, तो ये चीज है। डिप्रेक्सिया में क्या हो गया, मोटर स्किल्स के बारे में। अब मोटर स्किल्स दो तरह के होते हैं। मोटर स्किल्स आपको मालूम हुआ दो तरह के होते हैं, पहले भी पढ़ाया गया है। एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स और एक होता है फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर और एक फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या होता है, बदन का बहुत ज्यादा हिस्से का इस्तेमाल होता है। जैसे दौड़ने में क्या करते हैं हम लोग, मुकम्मल बदन का यानी मुकम्मल जिस्म का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वहीं लिखने में क्या करते हैं, हम सिर्फ हाथ की उंगलियों का, आंख का इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत ही कम आज़ा का इस्तेमाल करते हैं। तो जिसमें कम आज़ा का इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है, फाइन मोटर स्किल्स में आ जाएगा। जबकि ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने वाले आज़ा क्या है, किस स्किल्स में आ जाएगा, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल्स में आ जाएगा। ये आपके सीडीबी में भी पूछा जाता है और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पूछा जाता है, जैसे लैंग्वेज में भी है, ईवीएस में भी है, ठीक है, या फिर साइंस है या एसएसटी, इन सब चीजों में भी आपको ये सवाल पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है। तो इसमें ये क्या कहा गया, तो ये तमाम क्या है नुक्स आपने देख लिया। इसमें आपने देखा डिप्रेक्सिया जिसमें मोटर स्किल्स के बारे में बात होती है, उसके बाद डिस्फेजिया जिसमें बच्चे सुनते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, उसके बाद डिस्ग्राफिया तो लिखने से ताल्लुक रखता है, डिस्कैलकुलिया कैलकुलेशन यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, और सबसे पहले आपने देखा था डिसलेक्सिया जो बच्चों को पढ़ने में परेशानी जिससे होती है, यानी पढ़ने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, तो उस बच्चे को डिसलेक्सिया से ग्रसित हम कह सकते हैं, या डिसलेक्सिया से माजूरियत वाले बच्चे के कैटेगरी में हम उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज था। मंदरजा बाला नकाइस यानी जो ऊपर में आपको नुक्स बच्चों के अंदर पाए जाने वाले नकाइस के बारे में बताया गया, उसका इलाज नहीं हो सकता है। ठीक है, उसका इलाज नहीं हो सकता है। इस्लाही तदरीस के तरीके से ऐसे बच्चे दीगर बच्चों के मुसावी लाए जा सकते हैं, यानी कि इसकी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर से गार्जियन की है और असातिज़ा की है, यानी मुअल्लिम की है। इसमें क्या है, बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा करके, मश्क करा करके हम उसमें क्या कर सकते हैं, नॉर्मल बच्चों के बराबर लाया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर किसी बच्चे को लिखने में दुश्वारी हो रही है तो उससे हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लिख सके और वो नॉर्मल बच्चों की तरह आ सके। अगर किसी को पढ़ने में दुश्वारी हो रही है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसा मौका देंगे कि वो पढ़े। जैसे क्लासरूम में हम कभी कभी रीडिंग करवाते हैं तो ऐसे बच्चों को ज़्यादा मौका देना चाहिए ताकि वो क्या करें, नॉर्मल बच्चों के मुकाबला कर सके और उसके बामुकाबिल खड़ा हो सके। इसी तरह से अगर कोई बच्चा बात तो सुन रहा है और समझने में दिक्कत होती है तो उसे हम क्या करेंगे, पहले आसान सवाल पूछेंगे जो उसके समझने की जो सलाहियत उसके अंदर है, जिसको वो समझ सकता है, उस हिसाब से सवाल पूछेंगे, फिर उसका वो जवाब देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सवाल के या क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते चलेंगे और फिर वो धीरे धीरे क्या है, नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में आ जाएगा। तो ये चीज़ क्या है, एक मुअल्लिम की जिम्मेदारी है। एक मुअल्लिम इस तरह से करके उस बच्चे को जो इस तरह के नुक्स से पीड़ित है, ऐसे बच्चों को क्या करेंगे, एक उस्ताद ही या एक गार्जियन नॉर्मल बच्चों के बराबर ला सकते हैं। माहिर नफ्सियात ने ऐसे बहुत से तरीकों के बारे में बताया जिनसे बच्चों को नकाइस को कंट्रोल किया जा सकता है। जबान, ठीक है, जबान के नकाइस जैसे लैंग्वेज डिसऑर्डर इसको कहते हैं,
इसमें क्या है, तकरीरी नुकाइस यानी स्पीच डिसऑर्डर, यानी कि जिसमें बच्चों को बोलने से मुताल्लिक परेशानी होती है, इसमें बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तकरीरी नुकाइस का ताल्लुक ज़बान को बोलने, आवाज़ पैदा करने में होने वाली जिस्मानी दुश्वारियों से होता है। बच्चा अगर नहीं बोल पा रहा है तो उसमें क्या होता है कि गले में जो साउंड बॉक्स वगैरह है तो उसमें परेशानी होती है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा सही तलफ़ुज़ या रवानी से नहीं बोल पाता है, तो सही तलफ़ुज़ से नहीं बोल पाने का मतलब ये नहीं है कि उसका मेडिकल इलाज किया जाए, बल्कि उसे क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका देंगे, मश्क करने का मौका देंगे। हकला रहा है या तुतला रहा है तो उसे क्या तकरीरी खामी नहीं कह सकते हैं, हकलाए या तुतलाए तो उसे तकरीरी खामी ही कहेंगे, इसे क्या कहते हैं, ज़बान के खामी नहीं कहेंगे, यानी लैंग्वेज का खामी नहीं है बल्कि उसे अपने बोलने की खामी है उसके अंदर। तकरीरी खामी का मतलब होता है कि बोलने में परेशानी होना। वो ज़बान तो सीख गया है, ज़बान समझ रहा है, लेकिन क्या है, उसे हकलाने का ये मतलब नहीं है कि ज़बान नहीं सीखा, बल्कि हकलाने का ये मतलब है कि उसे बोलने में परेशानी है। लेकिन चूंकि ये बच्चों का है, लेकिन जब बच्चा दूसरे की ज़बान को नहीं समझ पाता है, ठीक है, और या उसकी बात को सुनकर अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर पाता, तो तब ये क्या होगा, ज़बान की खामी है, यानी ज़बान वो उसने अच्छे से नहीं सीखा है। तो इसमें दो चीज़ आया, एक तो ये आया कि बच्चे हकला रहा है, तुतला रहा है, या फिर सही तलफ़ुज़ से नहीं बोल पा रहा है, सही रवानी से नहीं बोल रहा है, तो ये उसकी परेशानी है। ठीक है, ये ज़बान की परेशानी नहीं है। लेकिन जब सामने वाला कोई बात कह रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ बच्चों से, और वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है या फिर उस चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहा है, तब ये क्या होगा, बच्चों के अंदर क्या है, ज़बान की परेशानी होगी, यानी उसने लैंग्वेज सही से नहीं सीखा या नहीं सीख पाया है। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत ही अहम क्लास था। डिसलेक्सिया से शुरू किया हमने, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्फेजिया और डिप्रेक्सिया के बारे में आपने देखा। उसके बाद 2 पॉइंट आपने ये देखा, लैंग्वेज डिसऑर्डर की, लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या है और स्पीच डिसऑर्डर क्या है। ठीक है, उसके बाद आप हमारे पास ज़बान की जो गलतियां हैं, बच्चे गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं, वो तो डिसऑर्डर था हमारे पास। ठीक है, अब बच्चे कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं, जैसे लैंग्वेज डिफिकल्टीज उन्हें कहाँ कहाँ आती है, एरर कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हिज्जे की गलतियां, उसके बाद है घर का काम न कर पाना, फिर तलफ़ुज़, इंशा और इस तरह से आगे। देखिए हिज्जे की गलतियां में क्या करते हैं बच्चे, ये बहुत ही आसान है, 2-4 पॉइंट है, इसको समझ लेंगे और फिर नीचे दिया हुआ है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं यहीं पर समझा देता हूँ। ठीक है, हिज्जे की गलतियां में क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हुरूफ तहज्जी में अलिफ और ऐन, अलिफ और ऐन क्या है, एक तरह से आवाज पैदा करता है। ठीक है, थोड़ा सा तलफ़ुज़ में फर्क है लेकिन तकरीबन एक जैसे आवाज पैदा करता है। ठीक है, तो इस तरह की गलतियां होती है बच्चों से कि वो आवाज सुन करके लिख नहीं पाता है कि ऐन से लिखा जाएगा या अलिफ से लिखा जाएगा। जैसे हम कह दें कि अब्दुल्ला कह दे, ठीक है, तो अब्दुल्ला कहने का मतलब वो ऐन से तो लिखा जाएगा, लेकिन उसको सुनने में क्या आ रहा है, अलिफ से, या पहली मर्तबा लिख रहा है तो वो अलिफ बे दाल भी लिख देगा। ठीक है, तो इस तरह की बात है, हिज्जे की गलतियां वो कर सकता है। किस तरह के हरूफ में, एक तरह के हरूफ में जो एक तरह की आवाज पैदा करता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों का क्या है, घर का काम नहीं कर पाता है। कई मर्तबा देखा गया है कि बच्चों को क्लासरूम में जब काम दिया जाता है तो वो घर से काम करके नहीं ला पाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, तो इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि बच्चे या तो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं पढ़ाई में, या फिर उसके घर का जो माहौल है वो उस तरह का तरीके का नहीं है जिसमें बच्चों को घर का काम करने का मौका मिल सके। या फिर तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि उसके घर के जो अफराद हैं, ख़ासतौर से वालिदैन हैं या जिम्मेदार जो हैं, वो क्या है, नाखानदा हो, यानी इलिटरेट हो, मतलब पढ़े लिखे नहीं हो। ठीक है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो 2-3 वजह ऐसी है जिसकी वजह से बच्चा घर का काम नहीं ले पा रहा है या ज़बान में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। ठीक है, तलफ़ुज़ की गलतियां कैसे होती है, अच्छा, घर का काम नहीं कर पा रहा है तो उसे हम कैसे कहेंगे कि बच्चे घर का काम करेंगे। सबसे पहले तो हिज्जे की गलतियां अगर बच्चा कर रहा है तो उसे हम हिज्जे में फ़र्क समझाएंगे कि अलिफ क्या है और ऐन क्या है, अलिफ कहाँ लिखा जाएगा और ऐन कहाँ लिखा जाएगा। तो पहले तो वो चीज़ हम हिज्जे की गलतियां में उसका सही करवाएंगे। ठीक है, और वो चीज़ होगा बार बार प्रैक्टिस कराकर, बार बार बच्चों को मश्क दे करके होगा, बारहा उसको पढ़ा करके होगा। ठीक है, उसकी नज़र से हम उस तरह के अल्फाज को गुजारेंगे, तब वो क्या है, बच्चा सीख पाएगा, हिज्जे की गलतियां कम कर पाएगा और धीरे धीरे ख़त्म कर सकता है।
दूसरा ये था कि घर का काम न कर पाना। तो घर का काम न करने के वजूहात तो आपको मालूम है, आपको मैं बता दिया कि क्या होता है, या तो वो दिलचस्पी नहीं ले पा रहा है, या फिर उसके घर में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, या उसको ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा है घर में, ठीक है। तो ये चीज़, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चों के अंदर हम क्या करेंगे, दिलचस्पी पैदा करेंगे, घर की काम की अहमियत को, घर का काम जो है उसकी अहमियत बताएंगे, ठीक है, कि क्या क्या अहमियत है उसके करने से क्या फ़ायदा होगा बच्चों को मुस्तकबिल में। इन तमाम चीज़ों को हम उसके सामने रखेंगे और फिर धीरे धीरे उसे घर का काम करने पर आमादा करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद है तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ। बच्चे क्या करते हैं, तलफ़्फ़ुज़, जैसे ईद कहेंगे, ईद लिखा हुआ है तो वो ईद पढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह से अभी हमने कहा शजर लिखा हुआ है तो वो सजर पढ़ेगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह के क्या होता है, इस तरह से तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ बच्चा करते हैं। तो उसे पहले हम हर्फ की पहचान कराएंगे कि कौन से हर्फ की अदायगी कैसे होगी, और इसमें सबसे अहम रोल अदा करता है कौन, एक मुअल्लिम अपना नमूना पेश करे। इसके लिए क्या करे कि मुअल्लिम पहले तलफ़्फ़ुज़ मतलब किसी भी हर्फ की, किसी भी लफ्ज़ की अदायगी करे सही से, और एक नमूना पेश करे बच्चों के सामने कि इसकी अदायगी इस तरह से होती है। तब जाकर के बच्चा क्या करेगा, उसको क्या करेगा, उसको दोहराने की कोशिश करेगा, दोहराएगा, और फिर यानी मुअल्लिम का तकलीद करेगा। तकलीद करने का मतलब है उसको दोहराना, उसके तरह काम करना। तो अगर मुअल्लिम का तलफ़्फ़ुज़ सही होगा, एक उस्ताद का तलफ़्फ़ुज़ सही होगा, तो बच्चे भी अपने तलफ़्फ़ुज़ को सही कर पाएंगे। उसके बाद होता है इंशा की गलतियाँ, यानी जुमला बनाने की गलतियाँ। तो इसमें भी क्या है, एक मुअल्लिम का ही किरदार अहम है कि बच्चा क्या करे, जुमला बनाने में अगर गलतियां कर रहा है तो उसे मुअल्लिम अपना रोल मॉडल एक मुअल्लिम हो, वहाँ उसको उसके सामने बहुत सी मिसाल दे और समझाए उसको, और फिर उसे हम क्या करें, मश्क कराएं, और मश्क करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका फराहम करें। उसके बाद क्या है, गंदी तहरीर। बच्चों की तहरीर शुरुआती दौर में भी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो उसकी तहरीर में खुशखत तहरीर के लिए क्या करना चाहिए, एक मुअल्लिम को ही आगे आना चाहिए ताकि बच्चा सही से लिख सके। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले मुअल्लिम की तहरीर जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुअल्लिम कोशिश करे कि उसकी तहरीर अच्छी हो और उसको नमूना दे सके, या अच्छी तहरीर का नमूना, किसी की भी तहरीर हो, अच्छी तहरीर का नमूना बच्चों के सामने पेश करे कि ये इस तरह से लिखा जाता है, ये इस तरह से लिखा जाता है, और उसकी तहरीर में सुधार करे, और ये चीज़ है इसका हल। उसके बाद इजहार ख्याल की मुश्किलात, पढ़ने में दुश्वारियाँ। तो पढ़ने में दुश्वारियाँ तो आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद इजहार ख्याल की मुश्किलात है। बच्चे क्या करते हैं, बारहा ऐसा होता है कि हर चीज़ को समझते हैं, लिखने आता है, बोलने आता है, ठीक है, लेकिन अपनी बातों को, अपनी जो कहते हैं दिल की बात या अपने ख्यालात, तो उसको वो दूसरों के सामने क्या करता है, पेश नहीं कर पाता है। तो इस तरह से बच्चों को मौके देना चाहिए, जैसे प्रोग्राम वगैरह मुनाकिद करना चाहिए, और उसमें बच्चों को खुलकर बोलने का मौका। रटा हुआ, जैसे बहुत ऐसा होता है कि मुकाबला होता है, तो उसमें बच्चों को क्या करना चाहिए कि अपने ख्यालात के इजहार करने का मौका देना चाहिए, न कि किताबी भाषा को रटवा करके बोलने का मौका दिया जाए। वो भी कहीं ना कहीं बच्चों को फायदा करता है कि हाँ, किताब से रट रहा है, बोल रहा है, तो बोलने की सलाहियत तो उसके अंदर आ रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसके अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका मिले तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये इन तमाम चीज़ों को यहाँ आपको डिटेल में बता दिया गया है। हिज्जे की गलतियाँ ये आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया। उसके बाद घर का काम, ज़बान में दिलचस्पी न होना, इन तमाम बातों को आपको बता दिया गया है। पढ़ने में दुश्वारियाँ, ये सब चीज़ें बता दी गई हैं। तो आज का क्लास यही रहा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी है, कोई दुश्वारी है आपको अगर आप किसी नुक्स से माजूर हैं तो भी आप बता देंगे, उसका हल मैं निकालूंगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इस क्लास के कमेंट बॉक्स में ही आप अपना सवाल लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर इन तमाम क्लासेस का नोट्स, इसके अलावा जो चैप्टर ख़त्म होता है उसका ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो पेड ग्रुप में शामिल होकर के इन तमाम चीज़ों को आप हासिल कर सकते हैं। इस नंबर पर रब्ता कर लीजिए, ठीक है, 8709422733। और जिस चैनल पर आप वीडियो को देख रहे हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक तो कर ही देते हैं, अगर नहीं किए हैं तो अभी कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास यानी 17वें क्लास के साथ।